आज की जो कहानी है एक राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट को लेकर, वो पूरी कहानी और इससे डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, क्या 20 तारीख से पहले वो हट जाएंगे और अगर नहीं तो उसके बाद फिर इस महाभियोग का क्या मतलब है, क्योंकि जो बिडेन जो है वो 20 को शपथ ले लेंगे। क्यों उनके ऊपर महाभियोग चलाया गया, अमेरिका के इतिहास में इससे पहले कितने प्रेसिडेंट के खिलाफ चलाया गया, अभी तक क्या कोई प्रेसिडेंट महाभियोग के बाद हटाया गया अमेरिका में या नहीं। इन सारे सवालों का जवाब दूं उससे पहले मुझे लगा कि कहानी चूंकि इम्पीचमेंट पर है, महाभियोग पर है किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेकर, तो अपने देश में इम्पीचमेंट या महाभियोग को लेकर इतिहास क्या कहता है। हमारे देश में क्या कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आज तक महाभियोग चला और उनको हटाया गया, ऐसा हुआ है? तो दो चीजें, एक हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर को महाभियोग के जरिए हटाने का अभी तक कोई इतिहास नहीं रहा जब से हम आजाद हुए हैं, और दूसरा कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जैसे महाभियोग जो चलता है और ये हटाया जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता है, हमारे यहाँ ये मुमकिन नहीं। उसकी वजह ये है हमारे यहाँ जो कुछ भी होगा, एक प्राइम मिनिस्टर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है, हमारे यहाँ का चुनाव भी थोड़ा डिफरेंट है। हम लोग एमपी चुनते हैं और वो एमपी आकर पार्लियामेंट में अपना नेता चुनते हैं। जिस पार्टी के एमपी की तादाद सबसे ज्यादा होती है वो सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना नेता चुनते हैं, और जिसे वो अपना नेता चुनते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के जो होते हैं सदस्य, वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है फिर वो अपना मंत्रिमंडल, अपनी मिनिस्ट्री चुनता है, ये प्राइम मिनिस्टर का राइट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एमपी चुनते हैं, एमपी प्राइम मिनिस्टर चुनता है और प्राइम मिनिस्टर अपना मंत्रिमंडल चुनता है। तो इसलिए इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को इम्पीचमेंट या महाभियोग के जरिए हटाने का कोई मतलब बनता नहीं। तो फिर हमारे यहाँ अगर किसी प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाए तो उसके लिए क्या कानून है? तो उसके लिए यही लोकसभा है। इस लोकसभा में सारी चीजें रखी जाती हैं, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर को हटाने के लिए उनकी पार्टी के अगर सारे एमपी वो उनकी मेजोरिटी हो जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जिस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं उस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके खिलाफ वोट दें और उनको अपना नेता मानने से इनकार कर दें। यही एक सूरत है, इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। अमेरिका में इतिहास दूसरा है, अमेरिका के कानून और कॉन्स्टिट्यूशन भी थोड़े अलग है। वहां सबसे पहले लोग जो चुनाव होता है वो अपना एक नुमाइंदा चुनते हैं और वो नुमाइंदा अमेरिका के प्रेसिडेंट को चुनता है। तो ये सारी जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो नवंबर में पूरी हो गई और उस नवंबर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई और जो बिडेन जो है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे थे, वो अमेरिका के अगले प्रेसिडेंट बनने के हकदार हो गए। कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि अमेरिका में एक प्रेसिडेंट जो है उसका कार्यकाल 4 साल होता है, हमारे यहाँ 5 साल होता है। लेकिन वहां पे एक चीज और है कि अमेरिका का एक प्रेसिडेंट 2 बार चुनाव लड़ सकता है और 2 बार वो प्रेसिडेंट बन सकता है, यानी 8 साल के लिए मैक्सिमम। 8 साल से ज्यादा अमेरिका में प्रेसिडेंट आप नहीं रह सकते। तो आमतौर पर जितने प्रेसिडेंट होते हैं अमेरिका में जनरली वो सेकंड टेन्योर में भी जीत जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो हारते हैं। तो पहला 4 साल का कार्यकाल, फिर उसके बाद चुनाव होता है, फिर दूसरा 4 साल का कार्यकाल होता है। लेकिन ये है कि 8 साल अगर आप लगातार जीत गए, जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप का 4 साल ही पूरा हुआ था, अब अगले 4 साल के लिए चुनाव हुआ था अभी नवंबर में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगले 4 साल में हार गए तो वो अमेरिका के लगातार दूसरे बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तब उनका 4 साल का कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन अगला जो चुनाव होगा, अब 2024 में अमेरिका में चुनाव होगा प्रेसिडेंट के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप चाहे और रिपब्लिकन जिस पार्टी से वो आते हैं वो पार्टी अगर चाहे, क्योंकि पहले वहां इंटरनल ही कंपटीशन होता है, तो डोनाल्ड ट्रंप 2024 में दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और 2024 में वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, इसलिए कि वो सिर्फ 4 साल प्रेसिडेंट रहे, तो उनके खाते में भी 4 साल बाकी है। बट ये डिपेंड करता है कि वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं कि नहीं, तभी। लेकिन अगर 8 साल हो गए तो फिर चुनाव आप नहीं लड़ सकते। जैसे इससे पहले बराक ओबामा थे, वो लगातार 2 बार चुनाव जीते, 8 साल का कार्यकाल पूरा किया। बिल क्लिंटन थे, उन्होंने भी 8 साल का किया। इससे पहले बुश थे, उन्होंने भी किया। तो इन सारे लोगों ने कम से कम 2 बार चुनाव लड़े और 4-4 साल के कार्यकाल मिलाकर 8 साल राष्ट्रपति रहे। हमारे यहाँ इसको उलट है, हमारे यहाँ एक प्राइम मिनिस्टर कितनी बार भी प्राइम मिनिस्टर रह सकता है अगर वो चुनाव और उसकी पार्टी चुनाव जीतती है और लोकसभा में वो लोकसभा के नेता होते हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का जो रिकॉर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम है, जो सबसे ज्यादा रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी के नाम है। इसके अलावा हमारे यहाँ पहली प्राइम मिनिस्टर भी इंदिरा गांधी थी। तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कोई तय सीमा नहीं है कि आप 5 साल का है तो आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी रह सकते हैं, अगर जनता आपको चुनाती रहती है, जिताती रहती है और एमपी जो है आपको अपना नेता मानते रहते हैं। तो हम में और अमेरिका में एक ये फर्क है, बड़ा ढांचा चुनाव का जो है, कि हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई साल में बंधा हुआ नहीं है कि इतने ही साल प्राइम मिनिस्टर होगा। अमेरिका में है, वहाँ 8 साल से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप 4 साल रहे और उसके बाद चुनाव हार गए। अब इस इम्पीचमेंट ये जो महाभियोग चलाया गया, ये क्या और इससे डोनाल्ड ट्रंप के आगे आने वाले दिनों में इसका क्या असर पड़ेगा, क्या वो जिंदगी में फिर कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट बन पाएंगे या नहीं, ये सारी कहानी अब आपके सामने। कहानी की शुरुआत होती है, आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप हार गए, जो बिडेन जो रिपब्लिकन के उम्मीदवार थे ट्रंप और डेमोक्रेटिक के बिडेन, तो बिडेन जीत गए। उस चुनाव में धांधली के इल्जाम लगे, लेकिन हर जगह से कोर्ट ने और बाकी जगह क्लीन चिट दे दी बिडेन को।
लेकिन फिर भी ट्रम्प माने नहीं, गुस्से में थे, भड़के हुए थे। डर ये था कि पता नहीं वो व्हाइट हाउस खाली करेंगे कि नहीं करेंगे, सत्ता देंगे कि नहीं देंगे। ये सारी चीजें चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने अपने जनवरी के शुरुआत में डेमोक्रेटिक समर्थकों से कहा कि वो फाइट के लिए तैयार रहे। और उनके इस भाषण के कुछ ही दिनों के बाद वहां के संसद यानी कि कैपिटल हाउस में अचानक डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक घुस जाते हैं। वहां मीटिंग चल रही थी इस इलेक्शन के रिजल्ट को ही लेकर, जिसमें आखिरी डिक्लेयर होना था। और फिर वहां वायलेंस होता है और अमेरिका के इतिहास में पहली बार था जब वहां के संसद में इस तरह लोग घुसकर और हिंसा उन्होंने की। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई, एक औरत समेत। और इसको पूरी दुनिया में अजीब मतलब नजरों से देखा गया इस हिंसा को, इसलिए कि अमेरिका जैसा देश जो खुद को सुपर पावर कहता है, पूरी दुनिया को नसीहत देता है, दुनिया के डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, उसी अमेरिका में वहां की संसद पर इस तरह हमला होता है और 5 लोगों की जान जाती है। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप की काफी खिंचाई होती है और उसको जोड़ा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के उस वीडियो और उस अपील से जिसमें वो कहते हैं कि आप फाइट के लिए तैयार हो। तो कहा यह गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने समर्थकों को भड़काया इस हिंसा के लिए और ये उनके ऊपर इल्जाम लगा। और इसी इल्जाम के बाद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग चलाने का फैसला लिया गया। अब वहां पे भी 2 हाउस है, जैसे अपने इंडिया में आपने ये देखा, ये लोकसभा है, इसी लोकसभा के अंदर 2, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। तो अमेरिका में भी ऐसे ही है, वहां एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है सीनेट। यही दोनों कुल मिलाकर सारी सरकार चलाते हैं, सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा है, तो ये मानिए कि जो हमारा लोकसभा है वो वहां का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और जो वहां का सीनेट है वो हमारा राज्यसभा है। तो ये मामला गया वहां के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और वहां पे उसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। तो वहां पे इस डोनाल्ड ट्रंप पे इल्जाम लगाया गया कि ये जो कैपिटल हाउस में वहां के संसद में जो कुछ हुआ ये एक राजद्रोह का मामला है और इसके जो जिम्मेदार हैं वो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि उन्होंने लोगों को उकसाया भड़काया हिंसा के लिए और उसकी वजह से ये हिंसा हुई और ये अमेरिका के इतिहास में काला अध्याय है। बल्कि जो बिडेन ने तो ये तक कहा कि ये इंटरनल टेररिज्म है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ये मामला गया और उसके बाद वहां लंबी बहस हुई डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। आखिरकार बहस के बाद ये तय हुआ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए और ये प्रस्ताव पास हुआ। उसकी वजह यह है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी के नुमाइंदे ज्यादा हैं और रिपब्लिकन के कम, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी है रिपब्लिकन उसके कम वहां पे सदस्य हैं और डेमोक्रेटिक के ज्यादा हैं। तो ये पूरा जो प्रपोजल प्रस्ताव था महाभियोग चलाने का 232-197 से पास हो गया, यानी 197 लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने को नकार दिया कि नहीं चलाना चाहिए 197 मेंबर ने, लेकिन 232 मेंबर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाना चाहिए। और खास और हैरत की बात यह थी कि जो 232 लोगों ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए वोटिंग की, उनमें से 10 लोग ट्रंप की अपनी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। तो इससे ये भी पता चला कि ट्रंप के अपने ही दुश्मन उनकी अपनी पार्टी में भी अब हो चुके हैं, शायद उनके रवैये को लेकर। तो अब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग चलाने को हरी झंडी दे दी गई। अब यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के इस फैसले के साथ ही अमेरिका के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट बन गए हैं जिनके अपने कार्यकाल में 2 बार इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा है, यानी महाभियोग का। वो पहले प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के 243 या 45 साल के इतिहास में। इससे पहले 2019 एंड में भी उनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रस्ताव पास हुआ था महाभियोग चलाने का और तब उन पर इल्जाम लगा था एक साजिश रचने का। ये इल्जाम ये था कि उन्होंने जो बिडेन, चूंकि लगा था कि उनको 2020 में वही डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार होंगे प्रेसिडेंट के लिए और उन्हीं से मुकाबला होगा, तो उन्होंने यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से जो बिडेन और उनके बेटे के खिलाफ करप्शन के मामले में जांच करने को कहा था और ये इल्जाम लगाया था डेमोक्रेटिक ने। और उसके इल्जाम की वजह ये थी कि वो अपने जो विरोधी हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसको बदनाम करने के लिए ये साजिश कर रहे हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और इसीलिए यूक्रेन के ऊपर दबाव बना रहे हैं और यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर से कह रहे हैं कि वो एक जांच करें और जो बिडेन और उनके बेटे को करप्शन के मामले में फंसा दें। ये बात खुल गई। इसके बाद ये मामला हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में गया और वहां डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट का मामला पास हो गया। इसके बाद मामला सीनेट में गया, लेकिन सीनेट में यह मामला जनवरी 2020 में, चूंकि सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर ज्यादा थे उनकी पार्टी के, तो वहां यह महाभियोग गिर गया और डोनाल्ड ट्रंप इस तरफ बच गए। तो साल भर के अंदर अंदर अब दूसरी बार वो महाभियोग का सामना कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि सीनेट में इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक ज्यादा हैं। कुल 100 मेंबरों की ये एक सीनेट है यूएस की, इसमें 100 मेंबर्स हैं। तो क्या सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव गिर जाएगा? पहला सवाल। दूसरा, कि प्रस्ताव आएगा कब?
तीसरा, क्या उनके रहते हुए प्रेसिडेंट या फिर प्रेसिडेंट की विदाई के बाद। अब ये सारी चीज़ों को इस तरह समझिए कि 20 जनवरी को, यानी अब से 6 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जो बिडेन की ताजपोशी है, 20 जनवरी को वो शपथ लेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट का, और उससे एक दिन पहले 19 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस खाली कर वहां से विदा होना है। अब सवाल यह है कि आज 15 जनवरी है, 19 तारीख को उनको वहां से हटना है और 20 को अमेरिका के नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 5 दिन है टोटल। तो क्या इन 5 दिनों में सीनेट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पास होगा, आएगा ये कार्रवाई के लिए? और अगर नहीं आता है और वो प्रेसिडेंट हट जाते हैं, एक्स प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो फिर इस महाभियोग का फायदा क्या? तो इसको कानूनी हिसाब से आपको समझाऊं तो फिलहाल 20 जनवरी से पहले या 19 जनवरी से पहले कहूं, क्योंकि 19 लास्ट डेट है डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में, ये इंपीचमेंट या ये महाभियोग सीनेट में नहीं चल सकता है। अब ये चलेगा 20 जनवरी के बाद, यानी जब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बिडेन सत्ता में आ चुके होंगे, शपथ ले चुके होंगे। क्योंकि वक्त कम है, बहस होनी है, कानूनी चीजें हैं, तो 19 जनवरी से पहले ये मुमकिन ही नहीं, और सीनेट के कई मेंबर्स ने कह भी दिया है। तो पहली चीज क्लियर हो गई कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में बेशक ये पास हो गया हो, लेकिन सीनेट में अब ये डोनाल्ड ट्रंप के एक्स प्रेसिडेंट बनने के बाद ही ये पास होगा या बहस होगी वहां पे। तो अब सवाल है कि जब वो एक्स ही हो गए तो फिर प्रेसिडेंट से जब उनको हटाया ही नहीं जाएगा, तो अब इस इंपीचमेंट का मतलब क्या है, इस महाभियोग का मतलब क्या सीनेट में? तो इसका मतलब है अब भी दो चीजें। पहली, 19 के बाद बेशक डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट हो जाए, लेकिन अगर सीनेट में यह महाभियोग पास हो जाता है जैसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हुआ उनके खिलाफ, तो फिर एक रास्ता खुल जाता है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पे किसी भी पब्लिक पोस्ट पे, यूएस में किसी भी प्रॉफिट पोस्ट पे या पॉलिटिकल पोस्ट पे वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि 2024 में वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे प्रेसिडेंट का, वो चुनाव लड़ने लायक नहीं रहेंगे, अयोग्य करार दिए जाएंगे। यानी अगर सीनेट में उनके खिलाफ ये अभियोग प्रस्ताव पास हो गया, जो इंपीचमेंट है, तो फिर वो अमेरिका में दोबारा कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और दोबारा कभी प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। इसके लिए भी दो तरीके हैं। पहला, सीनेट में एक तो उनके खिलाफ महाभियोग पास हो जाना। अब यहाँ पास होने के लिए जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट अभी आई है, उसमें यह कहा गया है वोट चाहिए उनको हटाने के लिए, क्योंकि सीनेट में 1/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है कम से कम प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग को पास कराने के लिए। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वहां पे चूंकि रिपब्लिकन की तादाद ज्यादा है 100 मेंबर्स में और डेमोक्रेटिक की कम है, तो कुल मिला के इस हालत में भी 17 वोट अगर उनको मिल गए डेमोक्रेटिक्स के, यानी कि ट्रंप की पार्टी के, रिपब्लिकन्स को, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पास हो जाएगा। और जिस तरीके से 10 लोगों ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दिया है वोट ट्रंप के खिलाफ, और वहां पे भी उनके विरोधी बहुत है उन्हीं की पार्टी के अंदर के, तो ये उम्मीद जताई जा रही है। और तीसरा, तब तक बिडेन जो है वो सरकार में होंगे, तो उसका भी एक असर होगा कि शायद सीनेट में भी महाभियोग का प्रस्ताव पास हो जाए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। अगर ये पास हो गया तो उसके बाद सिर्फ एक छोटा सा काम और करना, और उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए। वो ये कि उसी सीनेट में एक और प्रपोजल, एक और प्रस्ताव पास होगा कि चूंकि इंपीचमेंट का केस पास हो गया, महाभियोग उनके खिलाफ पास हो गया है, तो अब वो अमेरिका में कोई भी चुनाव कभी नहीं लड़ पाएंगे। तो एक प्रस्ताव उसके साथ ये पास करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान काम है। अगर महाभियोग का प्रस्ताव पास हो गया तो फिर मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आने वाले दिनों में कभी भी चुनाव लड़ने पर पाबंदी होगी, तो उनका जो सपना है 2024 में दोबारा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का, दोबारा प्रेसिडेंट बनने का, वो चकनाचूर हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप कभी भी अमेरिका के अब दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, न चुनाव लड़ पाएंगे। तो इस 19 तारीख के बाद भी अगर ये चलता है तो उसका नुकसान ये है, और इसीलिए माना जा रहा है कि सीनेट की बैठक होगी, महाभियोग प्रस्ताव वहां आएगा, चर्चा होगी, फिर वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में ही डोनाल्ड ट्रंप की भविष्य की किस्मत का फैसला होगा। हालांकि इंपीचमेंट आमतौर पर क्रिमिनल केसेस में होता है, पर यहाँ पे राजद्रोह, हिंसा भड़काने के मामले में उनके खिलाफ है। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी जाएगा। वैसे अगर अमेरिका के 243 या 245 ईयर्स, 243 या 245 साल के इतिहास की बात करें, तो आज तक किसी अमेरिकी प्रेसिडेंट को महाभियोग के बाद उनकी कुर्सी से हटाया नहीं जा सका है। वो कहीं ना कहीं बच गए। एक सिर्फ निक्सन थे शायद, जिनके ऊपर एक अपने ही विरोधी की जासूसी का इल्जाम लगा था, और उनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में महाभियोग पास हो गया और सीनेट में पहुंचा, और डर यह था कि सीनेट में शायद उस बार पास हो जाता और उनको हटना पड़ता प्रेसिडेंट की कुर्सी से, लेकिन उन्होंने अंदाजा लगा दिया और खुद सीनेट में ये चीज आने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो वो अपने आप हट गए। लेकिन 243 या 45 साल के इतिहास में अमेरिका में आज तक किसी प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को महाभियोग के जरिए उनकी कुर्सी से नहीं हटाया जा सका है।
और ये रिकॉर्ड शायद इस बार भी बना इसलिए रहेगा क्योंकि अगर 19 जनवरी से पहले ये हो जाता तो डोनाल्ड ट्रंप पहले होते, लेकिन अब होगा 20 के बाद, जब वो एक्स हो जाएंगे तो ये रिकॉर्ड बना रहेगा। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के नाम एक रिकॉर्ड जरूर शामिल हो गया, वो ये कि वो इकलौते प्रेसिडेंट हैं जिनके खिलाफ दो बार इम्पीचमेंट का मामला आया। हालांकि पहली बार सीनेट में गिर गया, लेकिन दूसरी बार अब क्या होगा इसका पता नहीं। लेकिन यहां एक चीज और है कि सिर्फ बात इम्पीचमेंट की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिका में जिस तरीके का गुस्सा है इस वक्त, और जिस तरीके से लोग उनके अपने उनसे दूर हो रहे हैं, उनसे नाता तोड़ रहे हैं, वो भी परेशानी की चीज है। एक और भी है, वहां के फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो है FBI, उसने एक सर्कुलर जारी किया और उसने एक आशंका जताई, अंदेशा जताया है कि बिडेन की ताजपोशी के दिन यानी 20 जनवरी को अमेरिका के 50 स्टेट के नाम अलर्ट जारी किया है, जो टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएस के, कि उस दौरान में हिंसा हो सकती है, हथियारबंद लोग कुछ शैतानी कर सकते हैं और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। ये FBI की तरफ से अलर्ट है यूएस के लिए 20 जनवरी को, जिस दिन जो बिडेन की ताजपोशी है। तो उसको लेके तमाम तैयारियां की जा रही हैं, जो वहाँ के संसद से लेके बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, खास जगह हैं वहाँ पे, और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। बल्कि खबर ये भी है कि बिडेन से भी कहा गया है कि वो एक तो कोरोना भी है, तो उसको देखते हुए अपनी ताजपोशी, सत्तापोशी, जो शपथ ग्रहण समारोह है, उसको थोड़ा सादगी के साथ रखें। तो उसकी एक वजह ये भी है कि ताकि कुछ गड़बड़ी की गुंजाइश ना हो। तो एक चीज़ ये भी है कि FBI ने अलर्ट जारी किया है। दूसरी चीज़ ट्रंप के लिए मुश्किल ये हो रही है कि आपको याद होगा एक जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के कमांडर थे, जिनकी पिछले साल दिसंबर या जनवरी में बगदाद में ड्रोन के जरिए अटैक करके उनकी गाड़ी के काफिले पे हमला किया गया और उनकी मौत हो गई, और ये ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर थे। अब जब ट्रंप के बुरे दिन अमेरिका में ही चल रहे हैं, तो ईरान ने इसी का फायदा उठाया और ईरान की एक कोर्ट ने बाकायदा वारंट जारी कर दिया डोनाल्ड ट्रंप और 47 अमेरिकियों के खिलाफ कि जनरल कासिम सुलेमानी के ये कातिल हैं और इसलिए इनको सजा दी जाए। और न सिर्फ कोर्ट ने ये वारंट जारी किया ईरान की, बल्कि इस वारंट को इंटरपोल को दे दिया तामील करने के लिए कि आप ट्रंप और उन 47 अमेरिकियों को गिरफ्तार कर हमारे को सौंपें। ईरान की अदालत उनके जुर्मों का हिसाब करेगी और उन्हें अपने हिसाब से सजा देगी। तो अब ईरान ने भी बाकायदा इंटरपोल को भेज दिया है वारंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके 47 साथियों के खिलाफ। अब उसका क्या होगा ये तो पता नहीं। दूसरा, ट्रंप बेहद अमीर आदमी, उनकी अपनी कंपनी है, ट्रंप टावर है यूएस में उनका। तो बहुत सारे अब लोगों ने भी उनके इस संसद पर हमले में हाथ को लेकर और जिस तरीके से उनके खिलाफ सारी चीजें चल रही है, दूरी बनानी शुरू कर दी है। जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इन सभी ने ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप भड़का रहे हैं लोगों को और इस वजह से हिंसा बढ़ रही है। तो सोशल मीडिया ने खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट को बैन कर रखा है सारे। इतना ही नहीं, जो प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन है वहां का, उसने भी ट्रंप की गोल्फ क्लब के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। न्यूयॉर्क स्टेट बार एसोसिएशन ने तो ट्रंप के वकील के खिलाफ ही कार्रवाई करने की मांग की और ट्रंप से अपना नाता तोड़ लिया। अमेरिकन एयरलाइंस और कोका कोला ने पॉलिटिकल फंडिंग ट्रंप की पार्टी को देने पर रोक लगा दी है, अमेरिकन एयरलाइंस और कोका कोला कंपनी ने। इसके अलावा डॉयचे बैंक ने ऐलान किया है कि वो ट्रंप के किसी भी कंपनी के साथ कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रखेगी। दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मानक उपाधि दी थी, उन्होंने उस मानक उपाधि को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। तो कुल मिलाकर हर तरफ से ट्रंप घिरे हुए हैं, हर तरफ से एक तरह से इस वक्त विलेन बने हुए हैं। लेकिन ट्रंप इन सबसे दूर, अभी उनके बारे में खबर है कि शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में वो स्विट्जरलैंड दावोस जा रहे हैं और वो वहां होंगे, और ये शायद उनका आखिरी विदेश यात्रा होगा 19 को व्हाइट हाउस खाली करने से पहले। तो उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा है कि उन्हें हैरत है, पर जो संसद पर हमला हुआ और जो हिंसा हुई उसमें मेरा कोई हाथ नहीं। उनका कहना, मैंने लोगों को सिर्फ फाइट करने के लिए कहा था इस इलेक्शन में धांधली के खिलाफ, मेरे फाइट का मकसद ये नहीं था कहना कि आप हमला करो या हिंसा करो। तो उन्होंने अपनी ये सफाई दी है इस राजद्रोह के खिलाफ जो इम्पीचमेंट हुआ है। लेकिन फिलहाल ये सफाई अब देर से आई है, अब सब कुछ सीनेट के ऊपर है। और 19 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी दिन होगा व्हाइट हाउस में। इसके बाद व्हाइट हाउस के नए मेहमान होंगे जो बिडेन।